Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and I have started a video series of complete syllabus of your mathematics in which your syllabus will be completed in less than 3 months, but this is not a crash course। हम हर एक चैप्टर को, हर एक थ्योरी को, हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो यह आज का लेक्चर अपना है 25th लेक्चर, जिसमें 25th वीडियो है ये, जिसमें हम एक डेटा हैंडलिंग के बारे में जानेंगे थोड़ा सा कि डेटा हैंडलिंग क्या होता है। और ये अपना चैप्टर 5th है, 5th चैप्टर है। हम लोग 4 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं 24 लेक्चर्स में। तो इसमें हम डेटा हैंडलिंग के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है, कि डेटा हैंडलिंग होता क्या है और डेटा हैंडलिंग क्यों जरूरी है। तो डेटा हैंडलिंग जरूरी क्यों है? क्योंकि जब हमारे पास बहुत डेटा होता है तो उसको हम अनअरेंज्ड फॉर्म में बिना किसी मेथड के अगर रखें तो वो हमारे ही समझ से बाहर हो जाएगा कि आखिर हम लोगों ने हमने रखा क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर जो आपके स्कूल में आप लोगों का रिजल्ट आता है तो ऑफिस का जो आपके स्कूल का जो ऑफिस होता है वहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं सबका रिजल्ट जो होता है वो किस में होता है? वो होता है हमेशा एक्सेल फाइल में। तो एक्सेल फाइल में हम लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट्स को ऊपर की तरफ हम एक एरो में लिख देते हैं। सपोज यहाँ पे कि हिंदी है, इसके बाद इधर संस्कृत है, इंग्लिश है, मैथ है। इस तरह से हम एक्सेल फाइल में रख लेते हैं। इधर स्टूडेंट्स का नाम नीचे लिख लेते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। इससे क्या होता है कि हमें ये नहीं सोचना पड़ता है कि किसी भी लड़के के लिए अगर जो ए के मार्क्स को हम अलग अलग लिखें कि ए का हिंदी में मार्क्स इतना है, संस्कृत में मार्क्स इतना है, मैथ में इतना, मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में इतना है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जबकि हम एक बार अगर जो इसको हम एक अरेंज कर लेते हैं डेटा को तो समझना आसान हो जाता है। किसी के लिए अगर हम बी का मैथ का मार्क्स पूछे तो डायरेक्ट हम बी पे आते हैं, बी के मैथ के मार्क्स को देख लेते हैं। इस तरह से डेटा हैंडलिंग बहुत ज़रूरी होता है। फिर अगर हम सपोज क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट मैच हम लोग जब देखते रहते हैं तो हम क्या देखते हैं, बहुत तरह के ग्राफ दिखाते रहते हैं कि कोई भी प्लेयर है उसका अब तक रिकॉर्ड कैसा रहा है, वो किसी मैच में कितना स्कोर किया है। इस तरह से बार ग्राफ दिखाता है, कभी इस तरह का ग्राफ दिखाता है कि वो उसका जो स्कोर है, जो वो जितना स्कोर करता है मैच में धीरे धीरे बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। प्लस रिक्वायर्ड रन रेट का ग्राफ दिखाता है। तो इससे क्या होता है कि हम सिर्फ एक बार डायग्राम देखते हैं और उसी डायग्राम में हमारे पास सारा डेटा होता है और समझ जाते हैं कि जो हमें चाहिए वो आखिर पे कहाँ पे है और एग्जैक्ट पॉइंट पे हम 1 सेकंड में पहुँच जाते हैं। इसलिए डेटा हैंडलिंग बहुत ज़रूरी होता है। अब डेटा हैंडलिंग ज़रूरी है और हम लोग करते हैं, तो डेटा हैंडलिंग हम कितने तरह से करते हैं और किस तरह के डेटा के लिए हम किस तरह से उसको हैंडल करते हैं उसके बारे में जानेंगे। इसलिए सबसे पहले तो डेटा हैंडलिंग ज़रूरी है। अब क्या है, वो कैसे कैसे करते हैं वो हम थोड़ा सा देखते हैं, इसके क्या क्या मेथड है, ठीक है। तो डेटा हैंडलिंग का सबसे पहला मेथड होता है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ का क्या मतलब होता है? इसमें हमें जिस भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना होता है उसका हम पिक्चर लेते हैं, उसके पिक्चर को हम देख के उस डेटा को समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जब बच्चों का बुक हम लोग देखते हैं, उसमें क्या है, बच्चों के बुक में 1 2 3 4 सब समझने के लिए हमारे पास सपोज बॉल है तो कहीं 3 बॉल है तो वो 3 बॉल ही दिखा के रखता है, ठीक है। या तो फिर हम कभी देखते हैं कि किसी मूवी का रेटिंग देना है, स्टार रेटिंग देना है, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि 5 रेटिंग है तो 1 2 और 3, अगर किसी को 2.5 रेटिंग देना है तो उसको ऐसे करके रेटिंग देता है, ठीक है, कि ये 2.5 रेटिंग है। तो ये इस तरह का जो ग्राफ होता है इसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ, जिसमें हम पिक्चर के थ्रू हम अपने डेटा को शो करते हैं। पहला तो हो गया पिक्टोग्राफ। अब दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है बार ग्राफ। पिक्टोग्राफ हो गया, दूसरा होता है बार ग्राफ। बार ग्राफ आप लोग बहुत ज़्यादा देखते होंगे जब हम लोग मूवीज़ देखते हैं कि इस तरह से। तो बार ग्राफ आप लोग बहुत ज़्यादा देखते होंगे कि इस तरह से ग्राफ है, उसमें किसी का भी अलग अलग ग्राफ बनाया हुआ है, कभी रन का तो कभी विकेट का, या कहीं के पॉपुलेशन का। नीचे पे इस एक्सिस पे कुछ और डेटा रहता है और इस एक्सिस पे कुछ और रहता है। सपोज कहते हैं कि अगर इस तरह का अगर हम क्रिकेट में देखें तो अलग अलग प्लेयर के द्वारा कितने रन बनाए गए हैं वो उसका ग्राफ हम सपोज बनाते हैं। तो यहाँ क्या है, प्लेयर का नाम है, ठीक है, प्लेयर ए बी सी, और इधर क्या है, स्कोर, ठीक है, 10 20 30 40 50, कोई 50 मारा, कोई 100 तक स्कोर किया है, ठीक है। तो इस तरह से जो बार ग्राफ होता है वो इस तरह से इसमें हम
बार क्रिएट करके रखते हैं और उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने डेटा को, ठीक है। उसमें इस एक्सिस पे एक चीज़ रखते हैं और दूसरा जो है उसका पॉइंट फैक्टर जो होता है वो इस एक्सिस पे रखते हैं। जैसे कि अगर इसमें हम देखें तो इस पे हम लोग प्लेयर को रख रहे हैं, यहाँ पे वो कितना रन बना रहा है वो रख रहे हैं। फॉर एग्जांपल या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ये अलग अलग सिटी का नाम रख सकते हैं, यहाँ पे वहाँ का पॉपुलेशन कितना है वो रख सकते हैं। इस तरह से बार ग्राफ होता है। तीसरा बार ग्राफ के बाद तीसरा होता है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ जनरली कंपेयर करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि तीसरा होता है डबल बार ग्राफ। ये बार ग्राफ जो है कंपेयर करने के लिए ज़्यादा बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जो अभी जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है तो कोरोना में हम लोग ऐसा देखते हैं, अक्सर टीवी पे आप लोग को नज़र आता होगा, दिखता होगा कि इधर दिया हुआ है मंथ, ठीक है, और इधर दिया हुआ है कोविड केसेस, ठीक है। अब क्या है, मंथ तो दिया हुआ लेकिन वो कंपेयर करना चाह रहा है कि सेम मंथ के 2020 में क्या कंडीशन थे और 2021 में क्या कंडीशंस है। तो वो क्या करता है कि अलग अलग तरह का ग्राफ बनाता है, मतलब अलग अलग कलर में बनाता है। सपोज ब्लू कलर का ग्राफ बना रहा है, वो बना रहा है 2020 के लिए, अलग अलग मंथ का। तो ब्लू कलर वाला जो ग्राफ है 2020 का है, 2020 का, और 2021 का ग्राफ इसके साथ बना रहा है कि 2021 में केसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। ये जो रेड कलर का ग्राफ इसके साथ पैरेलल पर इसके साथ जो बन रहा है वो बन रहा है 2021 का। कम ज़्यादा भी हो सकता है। सपोज कर लो ये मार्च का डेटा है, ये अप्रैल का है, ये मई का है, ये जून का है, ठीक है। इस तरह से डेटा दिया हुआ। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इससे हम क्या कंपेयर कर लेते हैं कि अप्रैल मंथ में 2020 में 2020 में कितना कोरोना केस था, 2021 में कितना कोरोना केस है। तो इस तरह से डबल बार ग्राफ हम बनाते हैं कंपेयर करने के लिए। या फिर कह लो हम गर्मी की बात करते हैं कि 2020 में एक महीने के अलग अलग दिन में कितनी गर्मी थी, टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर कितना था। तो सपोज वो लिखता है फर्स्ट वीक का मान लेते हैं, फर्स्ट वीक का एवरेज, या तो हर डेट का मान लेते हैं कि ये 5 तारीख का है, ये 6 तारीख का है, 7 तारीख का है, ये 8 जून का है। तो ये 5 जून 2020 को इतना टेम्परेचर था, मान लो हाईएस्ट टेम्परेचर 35 डिग्री था, और इस साल 36 डिग्री है। और अप्रैल में मान लेते हैं कि हाईएस्ट ये हो गया मार्च का, अप्रैल का हो गया मान लेते हैं कि 2020 में था 38 डिग्री मैक्सिमम और 2021 में हो गया 39 डिग्री एवरेज, ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर। तो इस तरह से हम डबल बार ग्राफ बनाते हैं जब हमें 2 तरह के डेटा को कंपेयर करना होता है एक ग्राफ में, ठीक है। अब तीसरा क्या है, डबल बार ग्राफ हो गया। अब क्या है, तीसरा चीज़ जानते हैं कि डेटा को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग अ डेटा, ये क्या होता है, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो डेटा को ऑर्गेनाइज करने में क्या है, हमारे पास तो डेटा को ऑर्गेनाइज करने में क्या है कि जितना हमारे पास इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उसमें कुछ टर्म्स से पहले टर्म्स को समझना कि जितने जो भी डेटा दिया हुआ है उसको हम कहते हैं रॉ डेटा। सपोज मान लेते हैं कि आपके क्लास में अलग अलग स्टूडेंट्स के हिंदी के मार्क्स दिए हुए हैं या इंग्लिश के मार्क्स दिए हुए हैं। सपोज कर लो 25, 30, 28, 35, 60, 80, 96, 99, 85, 87, 86। तो इस तरह से वो जो डेटा दिया हुआ है वो अभी अरेंज्ड नहीं है, ये बस डेटा है, ठीक है। इसका हमने ग्राफ अभी नहीं बनाया, किसी भी तरह का ग्राफ नहीं बनाया है, डेटा हैंडलिंग अभी नहीं किया है। तो ये जो डेटा है इसको हम बोलते हैं रॉ डेटा, ठीक है, मतलब रॉ फॉर्म में कोई भी चीज़ दिया हुआ अभी, तो ये हुआ रॉ डेटा। अब एक दूसरा टर्म होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक हो गया तो रॉ डेटा हो गया, दूसरा टर्म होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ कितनी बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर जो हम एक रॉ डेटा, हमारे पास ढेर सारा रॉ डेटा था, उसमें से कोई टर्म सपोज 80 की बात करें तो 80 मार्क्स अगर जो बहुत स्टूडेंट्स लेकर आ रहे हैं, इसके बीच में सब में 80 मार्क्स और भी जगह पे हैं, तो टोटल 4 स्टूडेंट्स सपोज 80 मार्क्स लेके आ रहे हैं। 80 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स के नंबर्स कितने हैं, 4। तो 4 जो होगा 80 मार्क्स का फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। मतलब कोई भी डेटा कितनी बार रिपीट कर रहा है, जितनी बार रिपीट करेगा उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा, ठीक है। किसी स्पेसिफिक डेटा का वो फ्रीक्वेंसी होगा। जैसे कि अगर हम कह लें, सपोज कर लो कि इस तरह का हम बना रहे हैं एक
एक डेटा हैंडलिंग कर रहे हैं सपोज, तो हम लेके आ रहे हैं यहाँ पे कि अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, या ऐसे मान लो कि 80 मार्क्स लाने वाले कितने हैं, 70 लाने वाले कितने हैं, या तो ऐसे कर लो 70 से 80 लाने वाले कितने हैं और 80 से 90 लाने वाले कितने हैं। ठीक है, तो 70 से 80 मार्क्स लाने वाले अगर जो 8 स्टूडेंट्स है, 80 से 90 लाने वाले स्टूडेंट्स जो हैं मान लेते हैं कि 10 हैं, तो ये जो जितने नंबर ऑफ टाइम्स किसी डेटा को जितनी बार हम लेके आ रहे हैं वो उसका फ्रीक्वेंसी हुआ। मतलब इसका 70 से 80 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स का फ्रीक्वेंसी कितना है, डेटा का फ्रीक्वेंसी 8 है, इसका 10 है, तो ये होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा। अब देखते हैं ग्रुपिंग ऑफ डेटा। नेक्स्ट हम जो सीखेंगे वो है ग्रुपिंग ऑफ डेटा। जब इस एक्सरसाइज इस चैप्टर का जब आप क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे तब आपके पास ज़्यादा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेगा कि ये आखिर हो क्या रहा है। वैसे जब हम थ्योरी या इंट्रोडक्शंस का देख रहे हैं तो इसमें बहुत कुछ अगर समझ ना आए या कुछ समझ ना आए तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन बनाते हुए आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किसको डेटा बोल रहे हैं, किसको हम पिक्टोग्राफ बोलेंगे, किसको हम 1 बार ग्राफ कहेंगे, कब डबल बार ग्राफ यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ उस समय आपको क्लियर हो जाएगा। और एक बात, आप लोग अगर जो स्कूल के अलावा कहीं भी पढ़ रहे हैं, ट्यूशन में, कोचिंग में, ऑनलाइन क्लासेस, तो ये क्लासेस आपको जज नहीं करने वाले हैं कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं या आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं या कम वीक स्टूडेंट है। ये यहाँ पे मैटर नहीं करता, आपके मार्क्स जो हैं आपके स्कूल में मैटर करते हैं। तो अब क्या है, आपको अल्टीमेटली रिजल्ट स्कूल में शो करना होता है, ये आपका एडिशनल असिस्टेंस है। ठीक है, एडिशनल हेल्प है। तो आप लोगों को चाहिए कि कोई भी चीज़ जब स्कूल में आपको अच्छा शो करना है, अपने आप को अच्छा रिजल्ट लाना है, तो आप एडिशनल कहीं से जो सीख रहे हैं वो पहले सीखना चाहिए आपको। मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि जब हम स्कूल में पढ़ाई हमारी हो जाएगी किसी चैप्टर की, तब हम यहाँ पे आके एडिशनल में अगर जो समझ नहीं आया स्कूल में तब हम साइड से सीख रहे हैं। तो स्कूल में जब आपने आपको नॉर्मल शो कर देंगे कि हाँ सपोज कर लो कि कुछ पढ़ाया गया, आप वहाँ से नहीं सीखे, तो जो आपका वहाँ पे इमेज बनना था वो तो वहाँ आपका इमेज बन जाएगा। वैसे तो आपको इमेज की चिंता नहीं करनी चाहिए आप, क्योंकि आप स्कूल में सीखने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी तो आप अगर जो वहाँ पे आप अपने आप को मार्क्स अपना ख़राब कर लेते हैं, उसके बाद आप ट्यूशन को ज्वाइन करते हैं या तो ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो इसका ज़्यादा फायदा आपको नहीं है। अल्टीमेटली आप सीख जाएंगे लेकिन आपको रिजल्ट तो नहीं मिला। तो आप लोगों को चाहिए कि कोई भी क्लास जो स्कूल में जब होने वाला है उससे पहले हम किसी भी स्कूल, कोचिंग में, ट्यूशन में, ऑनलाइन क्लासेस में पहले सीखें, सो दैट जब स्कूल में जाए जहाँ पे आपके मार्क्स आते हैं, जहाँ आपको मार्क्स दिए जाते हैं, जहाँ आपको जज किया जाता है, वहाँ पे आप अच्छा शो कर सकें। ठीक है, तो कभी भी ट्यूशन में या कोचिंग में या तो ऑनलाइन क्लासेस में जो एडिशनल हेल्प आप कहीं से ले रहे हैं वो स्कूल से आगे आगे होना चाहिए। मतलब अगर मैं डेटा हैंडलिंग पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को चाहिए कि डेटा हैंडलिंग की क्लास जब हम ऑनलाइन क्लास साइड से ले रहे हैं तो स्कूल से हम पहले सीख लें, सो दैट जब स्कूल में पढ़ाई शुरू हो उस समय आपको ऑलरेडी सब कुछ आता हो, और अगर जो टीचर कुछ पूछते हैं तो वहाँ पे वो अपने आप को आप बेस्ट स्टूडेंट और वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स में शो कर सके आप लोग। ठीक है, इसलिए स्कूल से हमेशा आगे आगे क्लास करना चाहिए। कोचिंग में, ट्यूशन में या तो फिर जो भी ऑनलाइन हेल्प ले रहे हैं अलग से, उसमें आपको आगे आगे चलना चाहिए, स्कूल से आगे आगे चलना चाहिए। ठीक है, आप एक ही चैप्टर आगे चलो, आप सारा चैप्टर बहुत नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन एक ही चैप्टर आगे चलो, लेकिन आगे आगे पीछे पीछे पढ़ने से ज़्यादा फायदा आपको नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट तो अल्टीमेटली ख़राब हो ही चुका होगा आपका। सपोज कर लो आपको कोई एक चैप्टर पढ़ाया गया, उसका टेस्ट हो गया, टेस्ट में आपके मार्क्स ख़राब आया, उसके बाद आप सोचते हैं कि अच्छा मार्क्स ख़राब आया है तो अब मुझे जाके ऑनलाइन कहीं ढूंढना चाहिए कि ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं बना, तो अल्टीमेटली मार्क्स तो आपके कम हो गए। ठीक है, तो आप अगर जो ये चीज़ पहले किए होते कि स्कूल में पढ़ाई होने से पहले आप साइड में सीख लिए, तब क्या है आपके मार्क्स अच्छे हो जाते और आप वहाँ पे आप अच्छे स्टूडेंट्स में काउंट होते। तो इसलिए आप आगे आगे सीखना शुरू करो, आगे आगे आपको सीखना चाहिए। अब क्या है ग्रुपिंग ऑफ डेटा। तो ग्रुपिंग ऑफ डेटा में क्या है, सपोज हमारे पास बहुत सारा डेटा है, किसी भी तरह का डेटा है, किसी के मार्क्स ही हैं, सपोज कर लो कि 1-200 मार्क्स आते हैं, तो 20 है, 23 है, 85 है, 72 है, 89 है, 85 है, 75 है, 62 है, 65 है, 67, 63 है, 58 है, 49 है, इस तरह से बहुत डेटा दिया हुआ आपके पास। ठीक है, अब क्या है ग्रुपिंग करना है इसको। अब अगर जो इसको ऐसे रखेंगे तो ये डेटा हैंडलिंग नहीं हुआ, लेकिन अगर हमें डेटा हैंडलिंग करना है तो इसको अरेंज करना होगा। तो हम लोग सपोज इसको अरेंज करना चाह रहे हैं कि हम इस तरह से करना चाह रहे हैं कि 20 से 30 के बीच में कितने स्टूडेंट्स मार्क्स लेके आ रहे हैं। ठीक है,
30 टू 40 कितने ला रहे हैं, 40 टू 50 कितने लेके आ रहे हैं। तो इस तरह से जब हम डेटा हैंडलिंग करना शुरू करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो क्या करते हैं इसमें, तो इसमें हम क्या करते हैं, टैली मार्क्स बनाना शुरू करते हैं। टैली मार्क्स यहाँ पे हम पहले लिखते हैं टैली मार्क्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली दोनों सेम ही होता है, लेकिन हम करते क्या है, ये पहले हम ये बना लेते हैं टेबल। उसके बाद क्या है, ये 20 मार्क्स है, तो 20 मार्क्स वाले, सॉरी ये ऊपर होगा, यहाँ लिखना था टैली मार्क्स, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो ये 20 है, तो हम देखेंगे कि 20 किस में आएगा भाई, इसमें आएगा, तो हम इसमें लिख देंगे 1। फिर 23 वो भी आएगा इसी में। तो इस तरह से हम साइड करते जा रहे हैं। 21, 85 किस में आएगा, किसी में आएगा। इस तरह से 4 लाइन होने के बाद क्या है, 5वां जब डेटा मिलता है तो इसको हम ऐसे कट कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये टोटल 5 हो गया, 1 2 3 4 एंड ये 5। अगर फिर से एक और डेटा मिला इसी बीच का तो हम 1 लिख देते हैं। और इसी में इस तरह से इसमें भी करते हैं। सपोज 5 मिल गया, फिर 1 2 मिला, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 5 + 1 6। इस तरह से काउंट करना आसान होता है एक्चुअली, कि जितना 5 का एक सेट बन गया, तो 5 + 2 ऐसे ही हम काउंट कर लेते हैं, 7 है। तो इस तरह से टैली मार्क्स हम पहले यहाँ पे लिखते हैं रो डेटा से, उसके बाद इसका हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसका लिखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और इसमें जानने वाली बात है कि हमारे पास रो डेटा दिया हुआ था, उससे हमने टैली मार्क्स यहाँ पे इस तरह से हमने बना लिया कि अगर 5 हुआ तो इस तरह पहले 1 आया, सपोज एक डेटा मिला, 1 लिख दिया। दूसरा डेटा मिला सेम ग्रुप का, दूसरा ग्रुप बना दिया। तीसरा मिल गया, चौथा मिल गया। चौथा बाद जब 5वां मिलता है तो इसको हम कट कर देते हैं। छठा मिला तो इसे कर लिया, 7वां मिला, इस तरह से 8वां मिला, ये 9वां, 10वां डेटा मिला सेम ग्रुप का, फिर ऐसे कर दिया। इस तरह से आगे हम टैली मार्क्स बना लेते हैं। उसके बाद हम इसको फ्रीक्वेंसी साइड में लिख लेते हैं। अब क्या है, यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे जिस तरह जब हम ग्रुपिंग करते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे क्या है 20 टू 30, यहाँ 30 टू 40, तो 30 वाले मार्क्स को हम किस में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि इसमें लिखेंगे, क्योंकि 20 टू 30 में भी 30 नंबर आ रहा है और 30 टू 40 में भी 30 नंबर आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जो कॉमन डेटा है, जैसे 30 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 40 यहाँ भी यहाँ भी है, तो इसको हम लोग हायर वाले ऑर्डर में रखते हैं। मतलब कि अगर 30 को हम काउंट करेंगे तो 30 को हम इस वाले में काउंट करेंगे, हायर हायरार्की में, ठीक है। अगर 40 को काउंट करेंगे तो इसमें नहीं करेंगे, इस वाले में करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, 20 टू 30 की अगर हम बात करें तो इसमें 20 टू 29 ही डेटा लेंगे और इसमें 30 टू 39 लेते हैं। लिखने के लिए क्या लिखे हैं, 20 टू 30, 30 टू 40, लेकिन इसमें हम डेटा कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 20 टू 29, और इसमें लेंगे 30 टू 39, ठीक है। इस तरह से हम डेटा लेते हैं। जो कॉमन नंबर होगा उसको बाद वाले में हम काउंट करते हैं हमेशा। तो इस तरह से हम ग्रुपिंग करते हैं डेटा का। इस तरह से ग्रुपिंग हमने यहाँ पे ग्रुपिंग क्या हुआ, 20 टू 30 का एक ग्रुप बनाया, 30 टू 40 का ग्रुप बनाया, 40 टू 50 का ग्रुप बनाया, ठीक है। ये मार्क्स का ग्रुप हम बना रहे थे, ठीक है। सपोज अगर जो दूसरा एक ग्रुपिंग करना हो, सपोज डेटा हो कि एक मैच में कितने विकेट ले रहे हैं सारे प्लेयर्स, उसके हम अगर डेटा बनाना चाह रहे हैं तो एक मैच में मैक्सिमम 10 विकेट होते हैं, लेकिन हमें 10 कॉलम नहीं बनाना है, हम 5 कॉलम में बनाना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 से 2 विकेट, 1 विकेट से लेकर 2 विकेट तक लेने वाले का एक ग्रुप कर लिया, 2 से 3 का एक ग्रुप, 3 से 4 का एक ग्रुप, 4 से 5 का एक ग्रुप, मीन्स 2-2 का हम ग्रुपिंग कर रहे हैं। या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 1 विकेट से 3 विकेट तक लेने वाले को एक ग्रुप में डाल लेंगे, 3 से 6 विकेट तक के दूसरे ग्रुप में, 6 से 9 विकेट को तीसरे ग्रुप में। इस तरह से हम ग्रुपिंग करके भी हम डेटा को हैंडल कर सकते हैं। तो ये हो गया ग्रुपिंग ऑफ डेटा। इसमें क्या है, जो कॉमन नंबर होगा उसको हम हायर ऑर्डर वाले में काउंट करेंगे। इसके बाद क्या टर्म है, अब क्या है, जो ग्रुपिंग हमने किया था कि 20 टू 30 मार्क्स वाले का एक ग्रुप बनाया था, 30 टू 40 मार्क्स वाले का ग्रुप बनाया था, 40 टू 50 मार्क्स वाले का ग्रुप बनाया था। इस तरह से सबका फ्रीक्वेंसी सपोज कर लो यहाँ पे 3 था, 5 था, 8 था। अब इसका भी हम बार ग्राफ बना सकते हैं। कैसे, 20 टू 30, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम मान लेते हैं 0 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया। सेम डिस्टेंस पे हम इस तरह से ले रहे हैं। उसके बाद क्या है, 20 टू 30 में क्या है, 3 है, तो इधर पे होगा उसका मार्क्स का वैल्यू, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का वैल्यू, तो 3 स्टूडेंट्स है 20 टू 30 में। 30 टू 40 में कितने हैं, 5 हैं, तो इस तरह से 30 टू 40 हो गया। 40 टू 50 में कितने हैं, 8 हैं। तो इस तरह से हम जो ग्राफ बना रहे हैं इस डेटा के हिसाब से, ऐसा हमने बार ग्राफ इसका बना दिया।
अब इसमें क्या है, ग्राफ के बीच में कोई गैप नहीं है, यहाँ पे सारे ग्राफ एक दूसरे से चिपके पड़े हैं। लेकिन ऐसा भी ग्राफ हो सकता है जो एक दूसरे से अलग अलग हो। फॉर एग्जांपल ऐसे हो ये ग्राफ, दूसरा ग्राफ ये हो, यहाँ इसके बीच में ग्राफ नहीं है, यहाँ ग्राफ है, यहाँ ग्राफ है, उसके बाद थर्ड ग्राफ यहाँ पे हो। इस तरह से भी ग्राफ हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है। यहाँ पे ऐसे क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा का ये है ग्रुपिंग है वो रेगुलर है, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो ये 20 to 30, 30 to 40 रेगुलर है, इसलिए ये सारा ग्राफ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन ग्राफ किसी सिचुएशन में ऐसा भी बन सकता है जो कि अलग अलग हो। अब क्या है, यहाँ पे क्या है, हमने इसको, इस जो ग्रुपिंग था इसको हमने इस तरह का ग्राफ बना लिया, ठीक है। अब ऐसे ग्राफ को बोलते हैं हम हिस्टोग्राम, ठीक है। एक टर्म और आ गया है यहाँ पे अपने पास, तो ये हो गया हिस्टोग्राम। ये ग्राफ जो बन रहा है हमारे पास, ये सारे ग्राफ जो इस ग्रुपिंग के बाद हम जो बनाते हैं इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। तो ऐसे ग्राफ को बोलते हैं हिस्टोग्राम। ये क्या था, पिक्टोग्राफ। उसके बाद हम ये सब जो बार ग्राफ है, डबल बार ग्राफ भी हम लोग देखे। उसके बाद क्या है, ऑर्गेनाइजिंग डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, रो डेटा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ डेटा कैसे करते हैं। इस तरह से कॉमन टर्म को हम किस में लिखते हैं, जो कॉमन टर्म वाला डेटा होगा उसको हायर ऑर्डर वाले में लिखेंगे, और फिर इस तरह के का जो ग्राफ बनेगा उसको हम बोलेंगे हिस्टोग्राम। तो ये है इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब क्या है, एक्सरसाइज, इस चैप्टर का जब हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे तो सारे अगर जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में, तो सारे कन्फ्यूजन आपके दिमाग में से खत्म हो जाएंगे, ठीक। तो ये था इंट्रोडक्शन डेटा हैंडलिंग का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन करेंगे और आपके सारे कन्फ्यूजन वहाँ पे सोल्व हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन के साथ, ठीक है। थैंक यू।